पश्चिमी विधानसभा पश्चिमी विधानसभा एक बड़े नाम का नेता राकेश सिंह, जो लगातार सांसद भी है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हें वहां प्रत्याशी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी उतारा है। चूंकि वहां से वर्तमान विधायक तरुण भानोट है, जो पूर्व मंत्री भी रह चुके मध्य प्रदेश शासन के, उन पे कांग्रेस ने दोबारा विश्वास जताया है और उनके मुकाबले में, राकेश सिंह के मुकाबले, तरुण भानोट को प्रत्याशी बनाया है। अगर वही हम बात करें संजय यादव की, लखन घनघोरिया की, इन तमाम लोगों को मौका दिया गया है। इस तरह के अगर देखा जाए, कांग्रेस ने अपने उन विधायकों पे जो अच्छा कार्य किए हैं, जो पार्टी के साथ सदैव जुड़े रहे, जो पार्टी के साथ दगा नहीं किए, जो बिके नहीं है, जो गए नहीं है, इन तमाम तरह की चीजों का भी ध्यान रखा पार्टी ने टिकट देने समय। और इस तरह की चीजों पे अगर लगता है ये सारे प्रत्याशी अपने विश्वास को कायम रखेंगे और जीत कर आते हैं, तो निश्चित कांग्रेस को कहीं ना कहीं बड़ा फायदा होगा। और साथ सरकार बनाने की जो बात की जा रही है, जो कवायद चल रही है, कमलनाथ सरकार बनेगी, तो उसमें ये कारगर कहीं साबित हो सकते हैं। इस तरह के अगर देखें हम, तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम पवई की बात करें, मुकेश नायक को वापस विश्वास जताया है। मुकेश नायक को भी सीट मिली है कांग्रेस के, वहां पर उनकी सूची में नाम उनको शामिल किया गया है। जी बिल्कुल। शैलेश छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी सरगुजा से लाइव जुड़े हुए हैं। शैलेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी 30 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी मैदान में नजर आए, किस तरह देखे इसको? जी शैलेश। इस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सूची को लेकर के लगातार इंतजार किया जा रहा था और इसके बाद जो सूची जारी हुई तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में खुशी का माहौल भी सामने निकल के आया है। जिस प्रकार से पाटन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे और सरगुजा से मैं बात बता दूं तो जो डिप्टी सीएम है टीएस सिंहदेव, उनके नाम पर भी मुहर लगाई गई है और सीतापुर में जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है उनके नाम पर भी मुहर लगाई है। अब देखने की बात यह है कि जिस प्रकार से तो जो छत्तीसगढ़ के जो प्रदेश का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है सरगुजा का समीकरण, और सरगुजा के समीकरण से ही जो छत्तीसगढ़ की सरकार की जीत तय होती है। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जो प्रदेश स्तर के जो चुनाव है, जो विधानसभा चुनाव, उसमें सरगुजा की सीट में जैसे फिर से पुनः टीएस सिंहदेव को सरगुजा के अंबिकापुर के उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सीतापुर में लगातार 20 साल से जो विधायक बनते आ रहे हैं अमरजीत भगत, उनको भी सीट मिली है। अब सबसे बड़ी बात देखने को यह मिलेगी कि किस प्रकार से विधानसभा का चुनाव होगा और कांग्रेस ने जिस प्रकार से यहाँ लगातार बढ़त बनाई है इस साल जो पिछली सरकार में, इस बार भी क्या वो बढ़त बने रहेगी? बिल्कुल, ये जो इस बार का चुनाव है काफी रोमांचक होने वाला है। आप दोनों सहयोगी का बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी हो गई है। एमपी में 144 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो 30 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है। 2 दिन की बैठकों के बाद फाइनल हुई है कांग्रेस की सूची। छिंदवाड़ा से अब कमलनाथ जो है वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे, विधानसभा चुनाव में नजर आएंगे और पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे। अंबिकापुर की बात करें तो डिप्टी सीएम सिंहदेव को टिकट दिया गया है और टीएस सिंहदेव को यहां पर टिकट दिया गया है। सीतापुर की बात करें तो अमरजीत भगत को टिकट मिला है। भोपाल की अगर हम बात करें, भोपाल मध्य की बात करें तो आरिफ मसूद यहां पर चुनाव मैदान में नजर आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर देख रहे हैं हम लगातार छत्तीसगढ़ में 30 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। पाटन से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ेंगे, अंबिकापुर से डिप्टी सीएम, और सीतापुर की बात करें तो अमरजीत भगत को टिकट मिला है। खरसिया की बात करें तो उमेश पटेल यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। कोरबा से बात करें तो जयसिंह अग्रवाल यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। सक्ती से बात करें तो सक्ती से मैदान में डॉक्टर चरणदास महंत पर कहीं ना कहीं पार्टी ने भरोसा जताया है। अरंग से चुनाव लड़ेंगे शिव कुमार डहरिया। डोंडी से लोहरा, जी हाँ, डोंडी लोहरा से अब अनिला भेड़िया यहाँ पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, सभी प्रत्याशियों को यहाँ पर मैदान में उतारा गया है और ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बताया जा रहा है कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस के प्रत्याशी जो 144 पहली सूची में आए हैं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे और वहीं 96 विधायकों में से 69 से फिर से यहाँ पर उनको टिकट जो है वो दिया गया है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए। कांग्रेस ने अपने 144 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी है।
वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे। हमारे साथ एएल द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। एएल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ आवर पे। जी, लंबा इंतजार के बाद कांग्रेस ने तीनों राज्य की बात करें अगर हम, तो 229 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। तो सबसे पहले हम आना चाहेंगे द्विवेदी जी मध्य प्रदेश पे, जहां पर 144 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हुआ है। अब छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनावी मैदान में नजर आएंगे। अब इसको हम कैसे देखें? सबसे पहले तो लिस्ट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर बहुत ही महत्वपूर्ण ये चुनाव माना जा रहा था और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से 144 सीटों की घोषणा मध्य प्रदेश में हुई है, और इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इसमें काफी विनिंग कैंडिडेट जो पूर्व में रहे हैं उनको तवज्जो दी गई है और कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। विस्तार में अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आप देखेंगे कई ऐसे लोगों को टिकट मिली है जो पूर्व में मंत्री रहे हैं। जैसे हम सिहावल से बात कर लेते तो कमलेश्वर पटेल को टिकट मिली है। कई विनिंग कैंडिडेट है, छतरपुर से आलोक चतुर्वेदी जी को टिकट मिला है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं कमलनाथ जी को वहां पर दी गई है, बहुत ही जा रही है। और इसमें आप एक चीज और करिएगा, सभी जिसको बैठाने कवायद उन्होंने सोचा कि अगर जो विनिंग कैंडिडेट है उनको अगर हम कहीं हम विजय हासिल कर सकते हैं तो ज्यादा नए चेहरों पर जो में विनिंग है जो जीता है इसमें महत्वता दी गई है। बिल्कुल, यहाँ पर द्विवेदी जी 96 विधायकों में से 69 को एक बार फिर से टिकट दिया गया है। खास बात तो यहाँ पर ये नजर आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने की पूर्व में थे और जिन्होंने अच्छे जीत हासिल की उनका किसी भी टिकट न गया है। तो इसमें कहीं ना कहीं एआईसीसी ने एक गहन चिंतन और मनन किया है कि नए प्रत्याशियों का नाम उतारते हुए पूर्व में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जिन्होंने अच्छे माध्यम से जीत हासिल की है, उन पे ही एआईसीसी ने भरोसा जताया है। और कहीं ना कहीं ये जो एक संदेश और एक संकेत होता है, ये बहुत अच्छा संकेत होता है चुनाव जीतने का, क्योंकि मार्जिन जो होता है वोट का परसेंटेज वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप पुराने व्यक्ति को ही या पुराने प्रत्याशी देते हैं तो वो एक जाना हुआ चेहरा होता है क्षेत्र में, और उसको जीत निकालना या उसको जीत करना या उसको चुनाव को जीतना बहुत आसानी हो जाती है उसकी। तो ये एआईसीसी ने पूरा गहन चिंतन और मनन करने के बाद ही 144 लोगों की सूची जारी की है। जी, चौहान की बात करें तो कहीं ना कहीं इनके सामने टीवी एक्टर को यहाँ पर उतारा गया है। विक्रम मस्ताल को टिकट दिया गया है। देखिए, बुधनी की सीट एक बहुत ही रोचक सीट है जी। और वहां पर किसी व्यक्ति को टिकट देना और मुख्यमंत्री के अपोजिट उतारना, ये भी एक बड़ा टास्क होता है। कहीं ना कहीं चुनाव जो एआईसीसी है उसने इस चीज पर भी मंथन किया होगा और उनको लग रहा होगा कि शायद जो विवेक जी है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण है और हो सकता है वह कहीं ना कहीं अच्छी फाइट दे पाए, तो उनको उस पर उनके नाम पर विचार हुआ है। लेकिन आप एक चीज पर और गौर करिएगा कि विक्रम मस्ताल जो है वह कहीं ना कहीं जमीन से जुड़े हुए मिलता है। वह लोगों के मूलभूत सुविधा जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको उठाने का प्रयास करेंगे उस क्षेत्र में, और वह ये दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पूर्व में विकास हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसलिए विक्रम मस्ताल को बुधनी से जो विधानसभा क्रमांक 156 होता है वहां से टिकट दिया गया है। लेकिन और मैं आपको इसमें एक चीज और गौर करने वाली बात बताता हूँ कि जो जैसे आप देखते हैं बैतूल से नीलय डागा को टिकट मिला है, मुल्ताई से सुखदेव पांसे को टिकट मिला है, खेड़ा से संजय शर्मा को मिला है, नरसिंहपुर से लाखन सिंह पटेल को मिला है। ये सब जो बहुत ही चिंतन और गहन अध्ययन के बाद दिए गए हैं,
क्योंकि इसमें कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो पूर्व में अच्छे मार्जिन से चुनाव जीतकर आए थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक एक सीट पे इस बार एआईसीसी ने गहन चिंतन मनन किया है और कैसे करके जीत हासिल हो, इसको एक बैठक करने के बाद ही ये लिस्ट जारी की है। जी बिल्कुल, अगर भोपाल की बात करें तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं विश्वास सारंग के सामने अब मनोज शुक्ला मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। अगर हम नरेला ही विधानसभा की बात करें बिल्कुल द्विवेदी जी, तो देख रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं नरेला के जो मतदाता है वहां पर कहीं ना कहीं उनका सपोर्ट जो है वो ज्यादा मिलता हुआ नजर आता है विश्वास सारंग को। तो अब ऐसे में मनोज शुक्ला कहीं ना कहीं मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे। क्या बराबरी की टक्कर देखने को मिल सकती है? जी बिल्कुल, नरेला में जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव हो जाता है, क्योंकि आप देखिएगा नरेला जो असेंबली है इसमें मिक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें सभी प्रकार के वोटर यहाँ पर रहते हैं, है ना। और आपने देखा होगा 1 लाख वोट के करीबन यहाँ पे जो वोट रेट का हम परसेंटेज बात करें तो 53% वोट जो है पिछली बार बीजेपी को मिला था। तो जो मार्जिन था वो करीबन 23,000 से 151 का करीबन मार्जिन था, बहुत बड़ा मार्जिन नहीं था। और कांग्रेस को 42% यहाँ से वोट मिले थे, जो रनर अप लास्ट सेकंड हम रनर अप जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना यह है कि जो वोट ऑफ मार्जिन है वो सिर्फ 23,151 के आसपास ही रहा था और 1 लाख के वोट जो है करीबन बीजेपी के आसपास बीजेपी को मिले थे। बिल्कुल। दूसरी ओर अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कास्ट वाइज अगर हम बात कर लेते हैं तो आप देखिए 40 से 41,000 परिवार हैं जो नरेला में रहते हैं और यहाँ से अगर मनोज शुक्ला जी को यहाँ से टिकट दिया गया है तो पोलराइजेशन ऑफ वोट जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम ध्रुवीकरण बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत ही मायने रखता है। क्योंकि आपने देखा होगा कास्ट वाइज जब वोट होता है, जैसे अगर आप बात कर लेते हैं कांग्रेस अभी ओबीसी की राजनीति कर रही है, ज्यादा से ज्यादा वह कह रही है कि और भाजपा भी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो वोट शेयर परसेंटेज है ये बहुत मायने रखता है। और कास्ट वाइज अगर हम देखते हैं नरेला में तो एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और कॉन्स्टिट्यूएंसी के अनुसार जो वोट शेयर परसेंटेज है वह पूरा डेवलप होता है और विनिंग भी उसी के हिसाब से तय होती है। तो नरेला से मनोज शुक्ला का मिलना एक कहीं ना कहीं अच्छा संकेत माना जा रहा है और फाइट भी टफ मानी जा रही है, क्योंकि इतना आसान नरेला से जीतना। बिल्कुल, अगर दीदी जी हम बात करें जातीय समीकरण की तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सूची में 39 ओबीसी और एससी की बात करें तो 22 और एसटी की बात करें तो 30 कैंडिडेट को उतारा है और वही महिलाओं को 19 प्रत्याशी यहाँ पर महिलाएं मैदान में आई हैं। द्विवेदी जी, सवाल आपसे थोड़ा सा जटिल होगा जी। द्विवेदी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? द्विवेदी जी हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं लाइव, तो आप इनकी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, द्विवेदी जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो देवेंद्र जी बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए रोमांचक इसलिए हो जाता है 19 महिला प्रत्याशी अब चुनावी मैदान में आई है, तो कहीं ना कहीं जैसे नहीं बात काजल हम नरेला विधानसभा की करें तो पहले तो हम ये चाहेंगे कि आप ग्राफिक्स प्ले कराएं नरेला विधानसभा की। ग्राफिक्स अगर जो हमारे पास पीसीआर के पास उपलब्ध हो तो नरेला विधानसभा की जो ग्राफिक्स है 2018 के जो चुनाव हुए थे उसमें क्या समीकरण थे ये हम पहले अपने दर्शकों को बताएंगे, उसके बाद से इस पे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अब दोनों जो महत्वपूर्ण ये चीजें हैं। ये देखिए नरेला विधानसभा का इतिहास जो है, बीजेपी और जनता ने सारंग पर विश्वास जताया था। 2008 में अस्तित्व में यह नरेला जो सीट थी वो आई थी, परिसीमन के बाद अस्तित्व में यह सीट आई थी। नरेला विधानसभा सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ है। 2008 में बीजेपी ने सारंग को यहां से उतारा था, कांग्रेस ने सुनील सूद को उतारा था, 3,273 वोटों से हारे थे। 2013 में सुनील सूद फिर हारे। और अगर जो बात करें 2018 विधानसभा चुनाव के परिणाम की
तो विश्वास सारंग को 1,08,654 वोट मिले थे और बीजेपी को मिले थे 53% वोट। कांग्रेस के डॉक्टर महेंद्र सिंह को 23% वोट, कांग्रेस को 42% वोट मिले थे। सारंग ने 23,151 के मार्जिन से मात दी थी। ये सारी चीजें जैसा कि हमारे एल द्विवेदी जी ने, काजल अभी बताया कि उन्होंने ये जो मार्जिन की बात बताई, ये सारी चीजें थी। और मतदाताओं की संख्या अभी हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है, महिला मतदाताओं की संख्या भी चल रही है, हमारे दर्शक जरूर देख रहे होंगे। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 16 थी, अब बढ़ गई है। जातीय समीकरण की बात कर लें तो ब्राह्मण, मुस्लिम, कायस्थ और वोटर की संख्या यहां पर ज्यादा है। करीब 25% मुस्लिम आबादी है यहां पर और अनुसूचित जात मतदाताओं की संख्या करीब 12% है। तो ये सारे जातीय समीकरण हैं। हालांकि अब कांग्रेस ने भी सूची जारी कर दी है और काजल, जैसा कि ये कहा जा सकता है कि यहां पर मनोज शुक्ला को मैदान में उतारा गया था। और जैसा कि ये भी है कि ब्राह्मण मतदाता, ब्राह्मण, मुस्लिम और कायस्थ वोटर की संख्या ज्यादा है, करीब 25% मुस्लिम आबादी है यहां पर। एल द्विवेदी जी हमारे साथ हैं और इनसे तमाम सवाल लेने हैं। अब विश्वास सारंग की यह सीट है, बीजेपी से अगर जो कांग्रेस ने मनोज शुक्ला को उतारा है तो विश्वास सारंग जो प्रदेश में मंत्री हैं, ये हैं यहाँ पर कड़ी टक्कर। जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर होगी। जातीय समीकरण भी इस तरह के हैं कि यहाँ पर जो मार्जिन थी 23,151 वोटों के मार्जिन से पिछली बार जीत दर्ज हुआ था। एल द्विवेदी जी, सवाल यह है कि यहाँ पर जो जातीय समीकरण हैं, जातीय समीकरण क्या यहाँ पर काम कर जाते हैं? क्या जातियों का अगर जो जाति का कार्ड अगर जो बीजेपी खेले या कांग्रेस खेले तो सक्सेस होती है यहाँ पर इस सीट पर? जी, निश्चित तौर पर मैंने पूर्व में भी जैसे बोला है कि यहाँ पर जो मार्जिन आपने परसेंटेज देखा होगा तो वो बहुत भारी परसेंटेज नहीं है और यहाँ पर मिक्स कम्युनिटी, मिक्स मतदाता है और कहीं ना कहीं जो मतदाता है वह चाहता है कि उसके क्षेत्र में उसका विकास हो। और नरेला में विकास तो हुआ है, लेकिन कई कई ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पर आज तक विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है। दूसरी ओर अगर हम कास्ट की बात कर लेते तो यहाँ मिक्स कम्युनिटी है, यहाँ पर ब्राह्मण भी है, यहाँ कायस्थ भी है, यहाँ पर मुस्लिम भी है और अन्य समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। जैसे मैंने पूर्व में ही बताया कि अगर मार्जिन ऑफ वोट ऑफ परसेंटेज देखेंगे बीजेपी का तो 53% के आसपास ही पूर्व में यहाँ पर विश्वास सारंग को मिले थे, बीजेपी को वोट मिला था। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को आसपास 42-43% के आसपास वोट मिला था। 1 लाख के आसपास, 1,08,000 के आसपास के मार्जिन से यहाँ पर बीजेपी ने सत्ता या सीट हासिल की थी। 1,08,000। लेकिन आप इसमें देखिएगा 41,000 या 42,000 ब्राह्मण वोटर्स हैं इस सीट पर और कायस्थ भी हैं और 25% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर मनोज शुक्ला को यहाँ से टिकट मिला है तो बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये 41 से 42,000 जो वोटर्स हैं ब्राह्मण, ये जिसकी तरफ चले जाएंगे उसकी जीत वहां पर सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीट मानी जा रही है। इसी प्रकार से अगर हम अन्य सीट, एक मध्य सीट की अगर हम बात कर लेते हैं देवेंद्र जी, तो वहां पर भी मिक्स कम्युनिटी है। वहां पर भी आपको देखने को मिला होगा सभी युवा प्रत्याशी वहां पर ज्यादा है। वहां पर युवा वोटर्स जो क्षेत्र में, मध्य क्षेत्र में, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पर कोचिंग संस्थान है, वहां पर हैं और भी अन्य महाविद्यालय हैं, तो वहाँ युवा वोटर्स की संख्या जो वो कहीं ना कहीं है मध्य क्षेत्र की। तो वहां पर भी चौंकाने परिणाम आने वाले चुनाव में देखे जा सकेंगे। जी, चौंकाने वाले परिणाम देखे जाएंगे। हम मध्य की भी बात करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर अगर जो करें नरेला की, तो जैसा कि अभी आपने कहा कि यहाँ अगर जो जातीय समीकरण काम करे तो वास्तव में मनोज शुक्ला को फायदा हो सकता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो आपने विकास की भी बात की तो विकास कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास नहीं हुए हैं, आपने ही बताया है। तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि बीजेपी को यहां से, यानी कि विश्वास सारंग को यहां पर नुकसान उठाना पड़ सकता है? अगर जो विकास की बात, अगर जो मुद्दा उठाए कांग्रेस तो उसे लाभ हो सकता है? जी जी, निश्चित तौर पर कुछ ऐसी कॉलोनी है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आज भी विकास की बात करें तो वह पूर्ण रूप से नहीं हुए। जैसे अगर आप बात कर लेते हैं भोपाल गैस ट्रेजेडी की, तो वहां पर जो एक यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री थी, जहां पर बताया गया था कि आने वाले समय में यहाँ पर एक
स्तरीय अस्पताल का निर्माण होगा। ये घोषणाएं पूर्व में सरकार ने की थी और भी अन्य जगह की घोषणाएं वहां पर हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से वहां पे कार्य में लचीलापन आया और कार्य वहां पर हो नहीं पाए, वहां बन रहा है, कब बनेगा, कब वहां चालू होंगे वो अस्पताल, इसको लेकर कहीं ना कहीं वहां की जो जनता है उसमें कहीं ना कहीं रोष व्याप्त है। उनका ऐसा मानना है कि अगर ये अस्पताल यहाँ बनता तो कहीं ना कहीं भोपाल के जो गैस के पीड़ित जो लोग हैं उनको वहां पे एक अच्छा युक्त वहां इलाज मिलता, लेकिन अभी भी उसका विस्थापन का कार्य वहां पर नहीं हो पाया है और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जिनसे वहां के क्षेत्रीय जो लोग हैं उनको वहां पे जूझना। तो निश्चित तौर पर जो विकास वो कहीं ना कहीं रखेगा। दूसरी ओर जो कास्ट की बात करी कि कास्ट जो है, क्योंकि जिस प्रकार से मतदाताओं की संख्या है वे यहाँ पर करीबन 3 लाख के आसपास और 1,76,000 मतदाता के आसपास यहाँ पर जो मार्जिन आपने देखा 53% के आसपास यहाँ पर मार्जिन था बीजेपी को। तो निश्चित तौर पर विकास और कास्ट दोनों यहाँ पर कहीं ना कहीं काम करेंगे। जी, विकास और कास्ट तो काम करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर जो ये देखा जाए कि जो तमाम योजनाएं, अगर महिलाओं की बात की जाए, काजल महिलाओं की बात तो आप ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि तमाम योजनाएं जो हैं महिलाओं से संबंधित, बीजेपी सरकार ने लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना, ये तमाम महिलाओं से संबंधित ये योजनाएं बीजेपी सरकार ने यहां पर ला रखी हैं, तो क्या इसका भी असर हो सकता है? बिल्कुल जैसे कि देवेंद्र जी ने बताया, द्विवेदी जी की योजनाएं लेकर आए, कहीं ना कहीं देवेंद्र जी कांग्रेस पार्टी भी नारी सम्मान योजना लेकर आई है कि 1500 रुपए हर महीने यहां पर महिलाओं को दिया जाएगा और ऐसे में 19 प्रत्याशी पर भरोसा, यहां पर महिला 19 प्रत्याशियों पर भरोसा पार्टी ने दिखाया है, तो इस पर क्या कहेंगे द्विवेदी जी आप? जी द्विवेदी जी सुन पा रहे हैं आप? जी, ये कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के लिए अगर हम बात करते हैं, जब हम लोग समाज में जाते हैं तो कहीं ना कहीं बात होती है। और अभी आपने देखा होगा केंद्र की मोदी सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए बात की हुई है और कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की सहभागिता राजनीति में हो। तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति में इस महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा योगदान हो, इसको लेकर एआईसीसी ने जो सूची जारी करी है उसमें जो 19 महिलाओं को तवज्जो दी गई है, ये इसी का कहीं ना कहीं संकेत होता है। और आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने भी अपनी और प्रियंका गांधी जी ने भी अपनी रैलियों में कई बार कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण और महिलाओं की सहभागिता चुनाव में होना बहुत अति आवश्यक है। और उनका कहीं ना कहीं जब सहभागिता होती है तो देश प्रगति करता है, प्रदेश प्रगति करता है। तो आपने देखा है कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा सीट दी गई हैं, तो कहीं ना कहीं ये कमलनाथ जी का, एआईसीसी का कहीं ना कहीं एक संकेत हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं में उतारा जाए और ज्यादा से ज्यादा विधायक चुनकर उनको मंत्री बनाया जाए। क्योंकि मैं अभी दूसरे प्रदेश की भी एक सूची देख रहा था, छत्तीसगढ़ की भी मैंने एक सूची देखी है, तो वहां पर भी कहीं ना कहीं अभी जो पहली सूची आई है उसमें 4 महिलाओं को वहां पर टिकट दिया गया है। तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की जो सरकार है वह महिलाओं के प्रति बहुत ही संवेदनशील है। वहां पर योजना चल रही है और चलाई गई है, स्वयं सहायता समूह की जो योजनाएं चलाई गई हैं वो महिलाओं को जोड़ करके, महिलाओं को कैसे सशक्तिकरण हो उसको जोड़ करके ही जा रही है। तो कहीं ना कहीं सूची में तालमेल बैठाने का प्रयास किया गया है कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए और ज्यादा से ज्यादा विधायक जो महिलाएं वो चुनकर आने वाली विधानसभा में आए। जी बिल्कुल द्विवेदी जी, देवेंद्र जी, जैसे कि हमने इस लिस्ट में ये भी देखा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने हारे हुए नेताओं को पर भी भरोसा दिखाया है। अगर हम विजयपुर की बात करें तो जो पूर्व विधायक है रामनिवास रावत को उम्मीदवार यहाँ पर घोषित किया है। जोरा में उपचुनाव हारे पंकज उपाध्याय को भी मौका इस बार दिया गया है। तो अब इस बार कहीं ना कहीं पार्टी ने हारे हुए नेताओं पर भी भरोसा जताया है। जी द्विवेदी जी। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको भी बताया कि एआईसीसी ने इस सूची को जो देर से आई है, देवेंद्र जी इस पे भी आप गौर करिएगा, इस पे गहन चिंतन और मनन करके ये सूची जारी की है। जैसे जिस प्रकार से आपने देखा होगा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही थी कि कांग्रेस की सूची क्यों नहीं आ रही है। कांग्रेस की सूची ना आने का कारण एक यही हो सकता है कि एआईसीसी ने हर सीट पर गहन चिंतन और मनन किया है। उसके बाद उन्होंने समझा है कि क्या सिटिंग एमएलए को टिकट देना है,
या फिर कोई नए उस क्षेत्र में उतारना है। जैसे आपने विजयपुर की बात की, वहां हो सकता है कि वोट परसेंटेज या वहां की जनता में इतना आक्रोश हो कि उनको लगता है कि शायद अब हारे हुए जो कैंडिडेट है उनको भी अगर टिकट मिलता है तो वहां पर विकास ना होने के कारण शायद हो सकता है वो भी चुनाव जीत जाए। तो कहीं ना कहीं हर सीट पर कांग्रेस ने, एआईसीसी ने मंथन और मनन किया है, उसके बाद ही ये सूची जारी हुई है। तो इसमें कई, मैं वही बात अपनी दोहराना चाहता हूं कि इसमें कई ऐसे चेहरे भी हैं जो हार चुके थे, लेकिन फिर भी एआईसीसी ने उन पर भरोसा जताया है। जी। बिल्कुल भरोसा जताना भी चाहिए, क्योंकि दांव कई बार लगाए जाते हैं और कई बार सही हो जाते हैं, कई बार फेल हो जाते हैं। तो इस बार चिंतन मनन करके कांग्रेस ने ये सूची जारी की है, तो कई जगह जो हारे हुए प्रत्याशी हैं उनके प्रति सहानुभूति भी होगी और आक्रोश जो पार्टी वहां से जीती है उनके प्रति होगी। तो ये सब आकलन करके ही ये सूची जारी की गई है। बात नरेला विधानसभा की हम लोग कर रहे हैं, तो नरेला विधानसभा में एक सवाल और हम करना चाहेंगे आपसे द्विवेदी जी, कि यहाँ पर जो महिलाओं की स्थिति है, महिलाओं की स्थिति अगर जो नरेला विधानसभा की ये बात करें, और जो योजनाओं की हम लोग बात कर रहे थे कि जो ये लाडली बहना योजना जो अभी अभी शुरू हुई है और 1250 रुपये उनको मिल रहे हैं, क्या नरेला विधानसभा में भी इसका असर देखने को मिलेगा? क्योंकि अब एक तरह से ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि यहाँ 25% मुस्लिम मतदाता हैं तो इस विधानसभा में, तो अगर जो महिलाओं को, तो ये तो नहीं इस योजना में कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं या सिख महिलाओं या जो भी अदर महिलाएं होंगी तो उनको ये योजना का लाभ नहीं मिलेगा, सभी महिलाओं को मिल रहा है। तो क्या महिलाएं इस योजना से प्रभावित होकर वोटिंग कर सकती हैं क्या? देखिए, चुनाव की बात करते हैं तो सबसे पहले पड़ेगा कि कितनी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है और कितनी अपात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो योजना आई थी उसमें आनन फानन में इस योजना को लागू किया गया था और कहीं ना कहीं इसका एक पंजीयन हुआ, सब कुछ हुआ। लेकिन आज भी हम जब जाते हैं, हम जब ग्राउंड में रिपोर्टिंग करते हैं, लोगों को देखते हैं, तो कई ऐसी महिलाएं हैं जिनको इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जैसे देवेंद्र जी, अगर हम बात कर लेते हैं, रसोई गैस सिलेंडर की भी बात की गई थी, लेकिन क्या आज की डेट में रसोई गैस सिलेंडर उस मूल्य पर मिल पाया? नहीं मिल पाया। फॉर्म भर रहे हैं, कब मिलेगा, कब आएगा, कोई कह नहीं सकता। एक असमंजस सी स्थिति है। तो महिलाएं जो है वो काफी सजग है, जिनको लाभ मिल रहा है हो सकता है वो प्रभावित हो जाए और भी लोग वोट उस पार्टी को नहीं देते हैं। तो दोनों फैक्टर कहीं ना कहीं काम करते हैं। तो ये देखने में आएगा कि इस योजना का एक अच्छा प्रभाव पड़ पाएगा कि नहीं पड़ पाएगा, क्योंकि योजनाएं तो बहुत सी लागू हुई हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अपात्र लोगों को ज्यादा इसमें लाभ मिल पाया है। आवास योजनाओं में, अन्य योजनाओं में देखा, मीडिया रिपोर्ट देखते, आवास योजना में ऐसे लोगों को आवास मिल जाता है, पात्र लोग हैं उनको आवास नहीं मिलता। तो इसमें भी कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसको लाभ नहीं मिल रहा। जी। तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि योजनाओं का मिला जुला असर हो सकता है, और अगर जो जाति कार्ड चल गया तो मनोज जो शुक्ला है नरेला से, वो बाजी मार सकते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या हो सकता है। हालांकि आप कह रहे हैं कि बहुत ही गुणा गढ़ित करके कांग्रेस ने ये लिस्ट जारी की है और एक तरह से जंबो उम्मीदवारों की लिस्ट ये कहा जा सकता है, भारी भरकम कहा जा सकता है। तो अब हम थोड़ा सा अगर जो आगे बढ़ें, इससे काजल थोड़ा सा आगे बढ़ें, तो हम लोगों को भोपाल मध्य की सीट पर भी कांग्रेस ने जारी कर ही दिया है अपने उम्मीदवार, और भोपाल मध्य पर बीजेपी ने भी जारी कर दिया है। तो पहले थोड़ी सी ग्राफिक्स के माध्यम से हम चाहेंगे, पीसीआर से निवेदन करेंगे कि भोपाल मध्य विधानसभा सीट की जो है ग्राफिक्स जो है उसके इतिहास के बारे में कुछ बताया जाए हमारे दर्शकों को। उसके बाद हमारे साथ जो विद्वान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ एल द्विवेदी जी हैं, उन पर उनसे बातचीत करेंगे, कुछ प्रश्न हैं उनके जवाब लेंगे और कुछ ऐसा जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भोपाल मध्य विधानसभा के ग्राफिक्स अगर जो चलाएं तो बेहतर होगा। ये ग्राफिक्स नहीं है, भोपाल मध्य विधानसभा सीट से जो नए आए हैं ये चलाया जाए। तो ये भोपाल मध्य विधानसभा सीट है। काजल ध्यान रखिएगा इस पे, भोपाल मध्य से एनसीपी भी
चुनाव लड़ सकती है, ये भी चीज है, ये भी महत्वपूर्ण है इस संसदीय क्षेत्र से। सांसद देखिए, ये कांग्रेस अगर जो वॉइस ओवर भी हो तो अगर जो चलाएं तो बेहतर होगा। अल्पसंख्यक बाहुल्य सीट है या विधानसभा सीट। 2018 विधानसभा चुनाव का परिणाम। 2018 में कुल मतदाताओं की संख्या 2,20,064। 2018 विधानसभा चुनाव में कुल पड़े मत 1,39,349। कुल मतदान का प्रतिशत 63.32%। कांग्रेस के आरिफ मसूद जीते। आरिफ मसूद को मिले 76,647 वोट। दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह को मिले 61,890 वोट। 2013 विधानसभा चुनाव का परिणाम। बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह जीते। सुरेंद्र नाथ सिंह को मिले 70,696 वोट। कांग्रेस के आरिफ मसूद हारे। आरिफ मसूद को मिले 63,715 वोट। भोपाल मध्य विधानसभा के कुछ राजनीतिक जो समीकरण है उसको हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हमारे साथ विद्वान वरिष्ठ पत्रकार एल द्विवेदी जी भी हैं। काजल, सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि आरिफ मसूद जो है यहाँ पर कांग्रेस ने उन पे विश्वास जताया है, आरिफ मसूद पर। और अगर जो बात करें बीजेपी से तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि पहले तो हम एल द्विवेदी जी से यही प्रश्न करेंगे कि इस विधानसभा सीट की स्थितियां क्या हैं, इसके इस समय के जो राजनीतिक गुणागणित है ये आपसे समझना चाहेंगे जल्दी से, क्योंकि समय कम है, 11 बजने वाले हैं। और उससे पहले हम चाहेंगे कि जो भी यहाँ पर राजनीतिक और सामाजिक समीकरण बन रहे हों, द्विवेदी जी, ये हमारे दर्शकों को जरूर आप बता दीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर मध्य की है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और मैंने आपको बताया ये एक जेनेरिक सीट है, मतलब आप मिला जुला जो वोटर है वह मिलेगा। और युवा मतदाता अगर हम देखते हैं तो मध्य की जो सीट है उसमें युवा मतदाताओं की संख्या इस बार ज्यादा है। मध्य जो विधानसभा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थान है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं और युवा वोटर्स ज्यादा है यहाँ पे। और इसमें जो अल्पसंख्यक हैं वह भी बहुत ज्यादा है वहां पर। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं, जो समीकरण है वह बहुत ही अलग तरीके के समीकरण है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस क्षेत्र में कितना, जो स्थानीय विधायक है उन्होंने कितना विकास किया है, उसको लेकर के यहाँ पर जीत और हार तय होगी। और जो मतदान का प्रतिशत हम देख रहे हैं 18 में तो 63% के आसपास वहां पर मतदान था और 76,000 करीबन वोट जो स्थानीय विधायक थे उनको मिले थे। और दूसरी ओर जो बीजेपी के सुरेंद्र नाथ सिंह थे उनको 61,000 मिले थे और हार का सामना वहां पर करना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर ये जो सीट है बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी कैंडिडेट उतारा है, ध्रुव नारायण सिंह, जो कहीं ना कहीं गोविंद नारायण सिंह जी के पुत्र हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर माने जाता है ये सीट को। और उनकी भी पकड़ अल्पसंख्यकों में अन्य जो समुदाय हैं उसमें अच्छी खासी है। ऐसा कहना ये होगी या देवेंद्र जी हो सकती है यहाँ पर क्या होने वाला, क्योंकि बड़ा ही इसको मानती है, क्योंकि मतदाता की संख्या है। दूसरे जिसको टिकट दिया है उसका भी जो पैठ है जमीनी स्तर पे वह अच्छी पकड़ है। और स्थानीय विधायक ने वहां पर क्या क्या विकास किए हैं इसके आधार पर यहाँ पर चुनाव डाइवर्ट होगा और उसके आधार पर यहाँ पर जीत हासिल होगी। चलिए ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी जी हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी देवेंद्र